हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के सेंटअप एग्जाम 2023 में देने वाला है और जो भी विद्यार्थी 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो उनका सेंटअप एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, तो उनका यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। और इस वायरल प्रश्न पत्र आप लोग का मैथ का सब्जेक्ट है, तो सभी का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सभी का सोल्यूशन के साथ आंसर करवाने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्राएं सेंटअप एग्जाम 2023 में देंगे तो आप लोग के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग को इस वीडियो में अंत तक रहना है, ठीक है। तभी आप लोग को सारे प्रश्न को आप लोग को कर जाना है, ताकि आपका ये सब प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैथ कहीं ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोग का बिल्कुल आप लोग का पैटर्न सेम रहने वाला है, बस आपका डिजिट चेंज किया जाता है बाबू। तो आप लोग सेंटअप एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, आप लोग सभी को आप लोग जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी को नोट करते जाना, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सभी का सोल्यूशन करवा के बताने वाले हैं। और आप लोग चलिए इसका हम लोग बता देते हैं सारे डिटेल्स में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप लोग का मंथली जो एग्जाम होता है उसमें क्या था, यहाँ पर 50 मार्क्स का रहता था, लेकिन ये 100 मार्क्स का आपका सेंटअप एग्जाम होगा। सेंटअप एग्जाम देना काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में पास होते हैं तभी आपको यहाँ पे एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए काफी आप लोग का इंपॉर्टेंट है एग्जाम देना। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, 30 सब्जेक्टिव और 8 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। जैसे कि आप लोग मंथली एग्जाम में क्या था कि 30 में से 25 बनाना था, लेकिन इसमें आपको 100 में से 50 बनाना। इससे आप लोगों को पता चलता है कि सेंटअप का क्वेश्चन से पता चलता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में आपका भी 100 क्वेश्चन रहने वाला, 100 में से आप लोग को मात्र 50 ही बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके साथ है ये चैनल। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और आंसर की है और इसका जो सब्जेक्टिव का आंसर की आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बस ध्यानपूर्वक आप लोग को अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आप लोग देख सकते हैं खंड आ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, जिसमें से बोला गया कि 1 से 100 तक के प्रश्न का चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी आपको 100 में से 50 ही बनाना है, यहाँ पर दिया गया है निर्देश। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में A 72 B 9 और Q 8 है तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो A का वैल्यू कितना है 72, तो 72 = क्या हो जाएगा, B का वैल्यू कितना बाबू 9 और Q का वैल्यू 8 है, प्लस यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 72 = 9 8 कितना हो जाएगा 72 + R हो जाएगा। जब 72 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 - 72 = क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो 72 से 72 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। R = कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन में 0 है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को 0 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मासा जो है मासा गुना लसा, ठीक है। मासा गुना लसा क्या होता है, तो बताइए मासा गुना लसा गुना दो संख्याओं का गुणनफल होता है, A × B हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा A × B, ठीक है। तो इस सभी प्रश्नों को आपको नोट करते चलना, कॉपी पेन लेकर बैठना है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखिएगा तो इसी तरह का प्रश्न मिलेगा। बस आपका जो भी आपको ये सब तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस है, अगर अंक वाला आता तो आपको सिर्फ अंक चेंज देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। आप लोग इसलिए बोलते हैं कि सभी वीडियो को आप लोग मैथ का जितना भी करवा रहे हैं अगर देख लेते हैं तो आप लोग मैथ में काफी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगला देखिए, अगला तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया कि √15 है, √15 क्या है। तो √15 क्या है बाबू, तो √15 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या, तो वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सके वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। सीधा लिख देना। और परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं और P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, √15 को किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C ही सही आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न दिया गया 124 के, ठीक है। 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो जाएगा। तो 124 के जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 31 किसी का वर्गमूल है नहीं है। तो देखिए 2 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 31, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 2 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 को 2 है तो 2 को 2 इसी का तो घात बोलते हैं। तो 124 का घात गुणनखंड में कितना हो जाएगा बाबू, 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है जो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन था, हम लोग बता चुके थे पहले भी आप लोग को वीडियो में। अंश बटा हर करते हैं और हमको अंश से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी रहे, लेकिन हर से हमको लेना देना क्या है, जो 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वह संख्या क्या हो कहलाएगा, वह संख्या शांत कहला जाएगा, ठीक है। शांत हो जाएगा, नहीं तो वो अशांत कहलाता है। तो चलिए हम बारीकी से आप लोग चेक कर सकते हो। तो हम लोग सीधा चलते हैं ऑप्शन नंबर D की ओर, जो कि ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए कैसे हो जाएगा, तो 3/160। जब आप लोग 160 को जब आप लोग यहाँ पे
यहाँ पे आप लोग यहाँ इसको अथी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से देंगे 160 में तो 80 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर आप लोग 2 से देना तो 20 हो जाएगा, फिर आप लोग 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी देखिए 2 के पावर 5 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 160 होता है। तो देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया तो संख्या क्या कहा जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप लोग क्या पूछा था कि शांत दशमलव प्रसार कौन था इसमें से, तो यही तो है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। 3/160 आप लोग चाहें तो आप लोग सभी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 1600, कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 और उनका मासा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या हो जाएगा, तो कितना होता है लसा, ठीक है, लसा गुना मासा इक्वल टू कितना था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना 1600। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, लसा निकालना है, तो हम लोग लसा को सही रहने देंगे और मासा को क्या कर देंगे, गुना में है तो डिवाइड में चल जाएगा। तो 1600 डिवाइड बाई कितना है मासा 5। अब जब 5 इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 बार में, तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे लासा कितना निकल के आ जाएगा बाबू, लासा कितना हो जाएगा, तो 320 आ जाएगा, ठीक है 320। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 320 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 320। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बोला गया 36 तथा 84 का मासा क्या होगा। 36 तथा 84 का मासा क्या हो जाएगा आप लोग से पूछा गया है। तो देखिए 36 और 84 का जब हम लोग मासा निकालेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 सतह 84 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखने को मिल रहा होगा कितना HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन संख्या हो। तो HCF यहाँ से कितना आ जाएगा, तो HCF यहाँ से 12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12, देखिए किस में है, तो 12 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में इसका 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है 8वां नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये भी रैखिक बहुपद है, ये देखिए द्विघात बहुपद है, ये भी देखिए बहुपद है, लेकिन आप लोग ये देखने को मिल रहा होगा क्या है 2/x-1, ये कोई एक बहुपद नहीं है बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2/x-1, इस फॉर्म में कोई भी बहुपद नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है द्विघात बहुपद दिया गया px जो है x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। अब देखिए -b तो आप लोग पता होगा a है, ये b है, ये c है। तो b कितना हो जाएगा यहाँ से -a और -1 पहले से, तो माइनस इंटू माइनस एक फार्मूला है में है, एक -2 पहले से है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना 1 है, तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी 2/1, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी 2 देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, बहुपद दिया गया है x² - 2x - 3 के शून्य क्या हो जाएंगे। इसका शून्य क्या होंगे तो आप लोग को बतलाना है। तो इसको शून्य के लिए क्या करेंगे हम लोग पहले, तो x² - x को कॉमन लेंगे। अब बताइए ऐसी संख्या कौन सा जिसमें हम लोग को यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग 3 - 1 करेंगे, तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 को 1 से जब गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो x² - 3x यहाँ से कितना हो जाएगा +x हो जाएगा, x हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब x को कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे +1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा x -3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को निकल कर आ गया हम लोग को x -3 और x + 1। इसको जब आप लोग 0 से इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को, देखिए कितना था x -3 और एक कितना x + 1 है। तो जब x -3 = 0 को करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x + 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो यानी देखिए 2 यहाँ पे आप लोग को शून्य के निकल कर आ जाएगा, x = 3 x = -1। तो 3 और -1 कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा x = 3, -1। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोला गया यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है ax + bx + c x² के शून्य हो, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी बताएं क्या होता है -b/a होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये गलती नहीं करना, आपको यहाँ पे पहले इसको अरेंज करना है। तो क्या है यहाँ पे cx² + bx प्लस क्या हो जाएगा बाबू a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे b की जगह b तो है, तो ठीक है, तो ऊपर तो -b हो जाएगा, और a की जगह क्या है, तो a की जगह c है, तो यानी -b/c हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा -b/c हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -b/c होगा। ऐसे फार्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, ठीक है। और लेकिन इसमें आप लोग द्विघात बहुपद देखिए, आप लोग दिया गया पहले cx² + bx + a, तो आप लोग यहाँ पे -b/c हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -b/c हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि त्रिघात बहुपद दिया गया है 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्य अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा × बीटा × गामा कितना होता है, तो -c/a हो जाता है। तो
तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा और एक का वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया यदि px = qx × gx है तो px का घात 4 और gx का घात 2 है तो px बटा gx का घात निकालना है। तो px और gx का घात कितना हो जाएगा, तो px का हम लोग 4 है और gx का कितना है 2 है, इक्वल टू यहाँ से qx हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा, qx का घात हम लोग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, तो 2 देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक Q1, ठीक है, Q1 धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, Q1 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो ये देख सकते हैं। और इसमें विषम पूर्णांक का रूप होने के लिए क्या कंडीशन होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए 2 क्या है पूर्णांक, यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे क्या है सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, 3 एक क्या है विषम संख्या, तो 6q + 3 लगा देंगे तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला गया कि बहुपद कितना है, बहुपद दिया गया 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात कितना हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना है, तो ये त्रिघातीय समीकरण है, त्रिघातीय बहुपद है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका घात कैसे होगा 3, तो देखिए x के पावर से मैक्सिमम कितना 3 है तो इसलिए 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे पहले कि x² - अल्फा + बीटा, ठीक है, अल्फा + बीटा x और प्लस क्या होता है अल्फा × बीटा होता है। तो देख सकते हैं आप लोग x² अल्फा + बीटा दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये एक क्वेश्चन बन जाएगा x² - 2x + 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 1 इसका ही सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा x² - 2x + 1। देखिए आप लोगों को यहाँ से आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, बताइए निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या क्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है और इसमें से अगर दो यहाँ पे समधनात्मक संख्या से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो देखिए 13 क्या है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 13, तो ये भी नहीं हो सकता है। 17 क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 × 1, तो ये भी 17 बन जाएगा। इसको देखिए 23 × 1 और किसी संख्या से नहीं कर सकते तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन 32 को जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना 4 × 16 दूने 32, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य युग्म कौन सा है, जिसमें से क्या होना चाहिए कि दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो इसका कोई भी आप लोग को इसका जो है CF1 आना चाहिए, तो वह सहअभाज्य कहलाता है। तो देख सकते हैं आप लोग निकालेंगे 14 35 को, ठीक है, 14 35 को जब आप लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 5 35, देखिए 7 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका CF1 नहीं है तो ये नहीं होगा सहयुग्माभाज्य, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं 18 और 25। तो 18 और 25 को निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 या 18 और इसको जब निकालेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कुछ नहीं निकला तो एक तो इसमें सब में रहता तो एक इसका CF हो जाएगा। ठीक है, CF 1 हो जाएगा। तो यही संख्या क्या हो जाएगा, यही संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 और 25 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि बहुपद दिया गया 3x² + 8x + k के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या हो जाएगा। दूसरे के व्युत्क्रम यानी k इंटू क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं अल्फा जो है वो कितना है, तो अल्फा जो है वो k है, तो अब बीटा क्या है 1/k हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिए तो k इंटू 1/k हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो 1/k यहाँ पे लिख दिए। इसका इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A हो जाता है। ठीक है, तो C का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो C का वैल्यू आप लोग देखेंगे तो k है और a का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए k से k कैंसिल आउट तो 1 = k/3 हो जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k = कितना आ जाएगा, k = 3 हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि दिया गया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है, तो बताइए क्या होता है, अगर तीनों जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहता है तो क्या कहलाता है बाबू, तो वो अनंत हल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वो क्या होता है, अनंत हल होता है। अगर यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देखने को मिलेगा तो ये क्या रहेगा, तो ये आपका अद्वितीय हल रहेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अगर तीनों रहेगा इस तरह से c1/c2 तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन तीनों को याद रखना आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, समीकरण दिया गया x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे। ठीक है, समीकरण x + 8 = x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे बाबू, तो कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगिनत हल।
अगला दिया गया है यदि 29x प्लस 37y=3 एवं 37x प्लस 29y=95 है, तब बताइए इसमें से x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग जब इक्वल करके उसको कर सकते हैं, समीकरण जोड़ घटा के निकालिएगा तो आपके लिए काफ़ी ही ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि आप लोग इस तरह का जहाँ भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोग को सीधा ऑप्शन से ही चेक करना होगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, x = 1 y = 2। तो चलिए हम रख कर देखते हैं। तो 29 गुना x की जगह 1 रखते हैं प्लस 37 गुना 2 रखते हैं इक्वल टू 103 आना चाहिए। तो देखिए 29 गुना 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, प्लस 37 गुना 2 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा इक्वल टू 103। 74 और 29 को जोड़िएगा तो 103 ही आ जाएगा। तो 103 इक्वल टू 103। तो देखिए ये तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन दूसरा समीकरण को भी देखना तो है। तो दूसरा समीकरण को फिर हम देखते हैं। तो 37 गुना 1 कर लेते हैं और 29 गुना कितना होता है, 2 हो जाएगा इक्वल टू 95 आना चाहिए। तो 37 और प्लस 29 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा इक्वल टू 95। 58 और 37 को आप लोग ऐड कीजिएगा तो 95 ही आ जाएगा। तो 95 इक्वल टू 95, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग ऑप्शन से डायरेक्टली करेंगे तो आपका ज़्यादा आसानी हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय समीकरण, ठीक है, यानी रैखिक समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो लेखा चित्र निरूपित करता है वह एक सरल रेखा को करता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है वो kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए अभी हम लोग क्या कंडीशन पर है, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 के। चलिए हम इसी पे हम लोग रख देते हैं। a1 कितना है तो यहाँ से k है और a2 कितना है तो 6 है बाबू, और नॉट इक्वल टू b1 कितना है तो b1 यहाँ से देखेंगे तो -1 है और b2 -2 है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से k बटा कितना हो जाएगा, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। 2 से देखिए 3 कट गया तो k नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। k नॉट इक्वल टू 3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्न को आंसर कर सकते हैं और सभी से उम्मीद यही है हमको कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और सभी प्रश्न को आप लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपका सेंटर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आपको घुरा फिरा कर दे दिया जाता है। बस आपका अंक यहाँ पे जो भी है ना, अंक आपका चेंज मिला गया, लेकिन आपका जो पैटर्न है ना, आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि दो चर, ठीक है, क्या बोला गया कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल एक समांतर रेखा हो। ठीक है, यानी दोनों रैखिक समीकरण क्या है, एक समांतर रेखा में हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, दोनों अगर समांतर रेखा में होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब तक कोई भी रेखा, कोई भी आलेख एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या हो जाएगा, जब तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तब तक उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों क्या बोला कि समांतर रेखा तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो आपका प्रश्न पत्र है वो किस तरह से डाउनलोड करना है और इसका जो आंसर की है आपको कहाँ से मिलने वाला है, सारा चीज़ को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहना, आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोग से डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को गूगल ब्राउजर को खोलना है। गूगल को खोलने के बाद आपको सर्च कर लेना है जस्टवेल एजुकेशन। जस्टवेल एजुकेशन जैसे ही लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे justeducation.com का आपका वेबसाइट मिलेगा। इस वाले पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप लोग टेलीग्राम का भी यहाँ पे आप लोग ज्वाइन नाउ का बटन दिया गया, तो इस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जितना भी आप लोग का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद आप लोग नीचे को चलना, नीचे चलेंगे तो देख सकते हैं आप लोग क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का ये सेक्शन आप लोग देखने को मिल रहा होगा। इस क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की ओर चलना है। नीचे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2024, इस वाले पे आप लोग को क्लिक करना। आपको ये देख सकते हैं, ये आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आपको उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे कि हमको अभी ऊपर दिख रहा है तो इस वाले पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे को चलना है, तो आप लोग मैट्रिक सेंटर एग्जाम का सारा कुछ आप लोग को दिया गया इन्फॉर्मेशन, और जो भी प्रश्न आपका डाउनलोड करना है, जैसे कि आप लोग को मैथ का करना है तो बाबू मैथ के जो डाउनलोड बटन है ना, इस वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको आसानी से बिल्कुल डाउनलोड करना है। वहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे आप लोग को जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम तक से पहले ही आपको सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको विजिट करते रहेंगे और आपको सारा चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम सीधा चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात के लिए पहले तो x के घात 2 होनी चाहिए। तो देखिए पहला में ये तो बिल्कुल आपका द्विघात समीकरण है ही। अगला देखते हैं हम लोग 26 का, तो कितना हो जाएगा, तो ये भी देखिए एक 2x² + 3 रूट
2x, x बाहर में है, ठीक है, प्लस 6, ये भी देखिए आपका द्विघात बहुपद है, ये भी देखिए, लेकिन आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा कि रूट एक्स में, तो रूट एक्स से निकालें तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें 27 नंबर क्या, द्विघात समीकरण दिया गया है bx² + x + c = 0 का विवेचक क्या होता है। तो d = क्या होता है बाबू, b² - 4ac होता है। लेकिन आपको क्या बताएं कि आपका बोर्ड जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का प्रश्न दे देता है। आपको कितने बच्चे तो मार देंगे b² - 4ac ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए आप लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की जगह आपका b दिया गया है, ठीक है, यानी bx² + ax + c है। लेकिन आप लोग ऐसे क्या होता है कि ax² + bx + c होता है, तब आपका ये फॉर्मूला होगा। लेकिन ये आपका दिया गया तो यहाँ पे b की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यानी a² - 4, a की जगह b है और c की जगह c है, तो यानी a² - 4bc हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, d = हम लोग लिखेंगे a² - 4bc लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल आपको इक्वेशन देखने के बाद ही आप लोगों को करना है, सोचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह का आपको बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न दे के आपको कंफ्यूज किया जाएगा और आप लोग जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर देंगे इस तरह का क्वेश्चन को। लेकिन काफ़ी ईजी प्रश्न है, तो आप लोग इसलिए हम बता रहे हैं कि सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट करते चलेंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 = 0 का अभिव्यक्ति क्या होगा। तो अभी बताएं d = कितना होता है, b² - 4ac होता है। तो b² यानी 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, तो 16 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा d का वैल्यू। तो 12 कौन सा ऑप्शन है, तो 12 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण दिया गया 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल्य 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। एक मूल्य जो है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे। x = हम लोग 2 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × a हो जाएगा प्लस 6 = कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 2a प्लस 6 = 0 हो जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा 14, 14 का जब उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो a = -14 हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो a = कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो -7 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए -7 आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो आप लोग अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्टॉप कर करके आप लोग वीडियो को कॉपी में नोट कर लेंगे। आप लोग जितना भी सोल्यूशन करा सभी को नोट करेंगे आप लोग स्टॉप कर करके, ठीक है, वीडियो को। चलिए अगला क्या है, 30 नंबर प्रश्न बताया गया, यदि द्विघात समीकरण का मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में रहेगा। तो इसका क्या होता है, x² - α + βx और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। तो x² - α + बीटा यानी 5 में से जब 2 जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3x लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा यानी 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। यानी x² - 3x - 10 इसका क्या बना, एक समीकरण बना। तो कौन सा ऑप्शन में समीकरण बना बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि x² - 3x - 10 = 0। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्या बोला गया, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल है, तब 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 1/α + 1/बीटा का मान, इसको जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a हो जाता है। और इसका कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो -b/a तो देखिए कितना हो जाएगा, -8/3 और c/a कितना होता है, c कितना 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 से हम लोग 8 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी -4 आ जाएगा इसका आंसर। तो -4 कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विवेक्तर का मान 0 हो तो बड़ा मूलों की प्रकृति क्या होगा, ठीक है। अगर विवेक्तर का जो मान है 0 से बड़ा हो यानी d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा, तो वहाँ पे मूलों का प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो उसका मूलों का प्रकृति हमेशा अगर d अगर 0 से बड़ा होता तो मूलों का प्रकृति होता और वास्तविक होता एवं असमान हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वास्तविक असमान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न बोला गया कि समांतर श्रेणी में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए d = क्या कहते हैं,
ये 2 माइनस A1 कर देते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1.7 माइनस कर देंगे 0.6, तो इसको जब घटाएंगे तो 1.1 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1। तो ऑप्शन नंबर किस में है 1.1, तो देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल देख रहे होंगे 1.1 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आप लोग से बोला कि निम्नलिखित में से कौन है समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है कि सभी का सर्वांतर सेम होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी का क्रम कहलाता है। तो 2 4 8 इसमें देखिएगा तो यहाँ पे 2 का है, इसमें देखेंगे तो 4 का है, इसमें देखेंगे तो 8 का है, फिर इसमें देखेंगे तो 4 का है, तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। रूट 6 रूट 3 ये भी देखिए आप लोग नहीं है, ये भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग देखें 0.20 का डिफरेंस मिला, यहाँ पे फिर 0.200 का डिफरेंस मिला, इस तरह से मिला, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा बी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब हम लोग 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। अगला -2 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर -6 -10 करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग को 4 आ जाएगा। तो देखिए सभी का आप लोग डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी का क्रम हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि दिया गया है 4/5, 1, 2 के किसी सर्वांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के क्या करते हैं, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 2a माइनस ए कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं a माइनस 4/5 कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जब इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 4/5 हो जाएगा इधर, और उधर कर लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ बाबू, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 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 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 4 14/5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला पेज में कर देते हैं 14/5 = 2a। ठीक है, कितना हो जाएगा 14/5 = 2a हो जाएगा। जब 2 इसे गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो 14/5 गुना 2 = a, तो 2 से देखिए 7 कट जाएगा, तो यानी 7/5 a का वैल्यू आ जाएगा कितना 7/5। 7/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो 7/5 आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया गया 7/5, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद है वो 3n+5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। यदि सर्वांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो 3n+5 है तो इसका सर्वांतर यानी d का वैल्यू आप लोग से भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में दिया जाता है। इसका आंसर आप लोग को कहाँ करना, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हम देख सकते हैं कितने विद्यार्थी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को बताना है 36 का कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, समांतर श्रेणी दिया गया 5 7 9 11 का कौन सा पद 29 होगा। तो कौन सा पद 29 होगा, तो 29 = क्या हो जाएगा a + n-1 × d हो जाएगा। n-1 × d हम लोग लगाएंगे, तो 29 a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5 है, और प्लस n का वैल्यू हम लोग निकालना है, और d का वैल्यू कितना, तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 29 में से जब 5 जाएगा तो इधर हम लोग 24 लिख देता है डायरेक्टली। इतने कितना था 2n - 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 = 2n हो जाएगा। 2 से जब 26 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 = n, यानी 13वां पद जो है वो 29 हो जाएगा। ठीक है, 13वां पद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 13वां पद होगा जो 29 होगा, तो आप लोग से यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा 13वां पद। चलिए अगला देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सर्वांतर -4 है तो उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो a + 7d आप लोग को बोला गया, तो प्रथम पद पूछा गया, तो a + 7 और d का वैल्यू कितना है, तो देखिए सर्वांतर यहाँ पे -4 है, तो कितना हो जाएगा a - 28 हो जाएगा, सच्चों का 28, तो a = कितना हो जाएगा बाबू, a = 28 हो जाएगा, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न बोला गया है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 18 - a 14 = 32 है तो उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग को कमेंट कर देना कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा बाबू। ठीक है, आप लोग का एक होमवर्क नंबर 36 रहा और एक कितना 39 नंबर प्रश्न, यानी 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सीधा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 1 + 2 + 3 + n ... n तक होगा संख्या, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो n × n + 1/2 होता है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला होगा n × n + 1/2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो देखिए विषम प्रकृत संख्या कितना होता है 1 3 5, ये सब आप लोग 10 को जब जोड़ेंगे तभी भी आप लोग उतना ही आंसर आएगा। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला क्या होता है कि n स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो n कितना है, यानी 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा इसका। अगर 10 प्रथम
प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं को जब आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 100 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 22 से बिंदु ये जो है 7,8 की दूरी कितना होता है। 22 से देखना है तो हम लोग एक्स एच को देखेंगे, अगर एक्स एच को बोला जाता है तो 22 को देखना है। इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दोनों को अपोजिट लेकर चलना है। एक्स क्या है, 7 क्या है, एक एक्स है, और बाई 8 है। तो 22 से, ठीक है, 22 से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, 22 से बिंदु की दूरी कितना होगा बाबू। तो यहाँ पे याद रखना कितना हो जाएगा, एक्स वालों को लेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 इकाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि ए 22 से बिंदु की दूरी, 22 से जो बिंदु की दूरी होगी कितना होगा, तो ये 7 ही ना होगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 7 इकाई। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -5, -3 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में है। दोनों माइनस किस में होता है बताइए, दोनों माइनस किस में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। याद रखिएगा फर्स्ट में दोनों प्लस होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों माइनस में होता है बाबू। अगला प्रश्न है, एक्स आज का